हेलो प्रोग्रामर्स। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। हम पिछले अपने ट्यूटोरियल में कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अब हम डिटेल में इन ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पाइथन में कितने ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट्स फॉलोइंग ऑपरेटर्स। पहला एरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम वन बाय वन इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के काम आते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। इसमें आता है एडिशनल ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के काम आता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के काम आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑपरेंड्स को। डिवीजन ऑपरेटर से हम डिवीजन निकालते हैं। और मॉडुलस ऑपरेटर में उस डिवीजन का हम जो रिमाइंडर आता है उसको स्टोर कराते हैं। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर से हम डिवीजन ही कराते हैं, लेकिन उसमें जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको ट्रंकेट कर देता है ये ऑपरेटर, और रिजल्ट में केवल इंटीजर पार्ट शो करता है। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स हैं उसमें लेफ़्ट साइड के ऑपरेंड और राइट साइड के ऑपरेंड में लेफ़्ट साइड का ऑपरेंड रेज टू यानी कि पावर ऑफ राइट साइड का ऑपरेंड होता है, उसका रिजल्ट आता है। तो चलिए वन बाय वन हम इन ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला है एडिशनल ऑपरेटर। हमने सपोज दो वेरिएबल ले लिया है, x इज इक्वल टू 23 वैल्यू ले ली है और y इज इक्वल टू हमने यहाँ पे सपोज 9 ले लिया है। तो अगर हम z इज इक्वल टू x प्लस वाई करेंगे तो z में एडिशन होके वैल्यू आ गई है। z की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो ये 9 + 23 दैट इज 32 आ गया। अब हम z इज इक्वल टू x माइनस वाई करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई है तो वैल्यू आ गई 14। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जहाँ पे हम दो ऑपरेंड के बीच में ये मल्टीप्लिकेशन या एस्टरिक साइन का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 207। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड का यूज़ करते हैं, देखिए आप x प्लस वाई, इसमें x ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर है और x और y ऑपरेंड्स हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स का यूज़ करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और वो ऑपरेटर जो केवल एक ही ऑपरेंड का यूज़ करता है वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। तो पाइथन में कुछ यूनरी ऑपरेटर्स भी अवेलेबल होते हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे, बट हम अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर पे कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा z इज इक्वल टू डिविजनल ऑपरेटर, x डिवाइडेड बाई y। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी 2.55, पूरे डेसिमल में आपको वैल्यू मिली है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो डिवीजन की जो वैल्यू आ रही है उसमें से केवल आपको इंटीजर पार्ट ही देखना है, यानी कि डेसिमल पार्ट को आप ट्रंकेट करना चाहते हैं, तो आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है, आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करके आप डेसिमल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू जो है पॉइंट के बाद की ट्रंकेट हो गई। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। फ्रेंड्स, जब आप डिवीजन का रिमाइंडर अगर निकालना चाहते हैं तो आप ये मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, इसको मॉडुलो ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई 5। कैसे आई है हम ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 23 डिवाइडेड बाई 9 में मैंने 23 को जब 9 से डिवाइड करा तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 18। 23 माइनस 18 वैल्यू आएगी आपकी 5 आपका आया रिमाइंडर। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये रिमाइंडर निकालने का काम करता है।
तो जब आपने x मॉडुलस y किया तो उसका डिवीजन के बाद का जो रिमाइंडर वैल्यू आ गई है वो आपको आंसर के रूप में मिलेगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। यहाँ पे आप एक ऑपरेंड की पावर सेकेंड ऑपरेंड से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 23 में अगर मैं ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज़ करूँगी तो रिज़ल्ट बहुत बड़ा मिलेगा मुझे, इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। z इज इक्वल टू, सपोज़ मैंने 2 टू द पावर 3 निकालना है मुझे, तो मैंने 3 और एस्ट्रिक का साइन 2 बार यूज़ करके इसका पावर निकाल लिया। तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भी आपको वैल्यू इसकी 8 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं आप इसमें? सिंबल, एक लेस देन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये वाला सिंबल इक्वल टू साइन कहलाता है और ये नॉट इक्वल टू साइन कहलाता है। इनका यूज़ कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज़ a की वैल्यू मैंने ले ली 12 और b की वैल्यू ले ली यहाँ पे 14। अगर मैं करूँगी a लेस देन b तो इसका आंसर क्या आया? ट्रू आया। इसका मतलब ये है जब आप ये रिलेशनल ऑपरेटर, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनका आप जब भी यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आपको केवल या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। इसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करने से रिजल्ट मिल रहा था 2 + 3 5 रिजल्ट मिल रहा था आपको, लेकिन आप रिलेशनल ऑपरेटर का जब भी यूज़ करेंगे तो आपको आंसर या तो ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे करा a ग्रेटर देन b तो इसका आंसर मुझे फॉल्स मिलेगा। a लेस देन इक्वल टू b आप करेंगे तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। इसका मतलब होता है या तो लेस देन हो 12 या इक्वल टू हो 14 के, तो इसलिए इक्वल टू तो नहीं है लेकिन a लेस देन 12 जरूर है। जब आप करेंगे a ग्रेटर देन इक्वल टू b तो आपको इसका आंसर फॉल्स मिलेगा। या तो ग्रेटर देन हो, ना ही ग्रेटर देन है 12, ना ही ग्रेटर देन 14 है और ना ही 12 इक्वल टू 14 होता है, इसलिए आपको इसका आंसर फॉल्स मिला। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ a की वैल्यू भी 14 कर देती हूँ, तो a की वैल्यू भी अब 14 हो गई है और b की वैल्यू तो 14 थी ही सही। अब अगर आप करेंगे a ग्रेटर देन इक्वल टू b तो भले ये ग्रेटर देन नहीं है, 14 इज़ नॉट ग्रेटर देन 14 बट 14 इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, इसी तरीके से या तो लेस देन या इक्वल टू b, राइट। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है फ्रेंड्स हमारा a इक्वल टू b। फ्रेंड्स इसका आंसर ट्रू आया, क्यों? क्योंकि a भी 14 है और b भी 14 है। ये ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर कहलाता है। हम मैथ्स में जो इक्वल टू यूज़ करते हैं वो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उस सिंगल इक्वल टू साइन का जब आप यूज़ करते हैं तो आप उससे राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू को लेफ़्ट साइड में स्टोर करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो इक्वल टू, ये जो डबल इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल का काम है कि राइट साइड की वैल्यू को कंपेयर करेगा वो लेफ़्ट साइड में लिखी हुई वैल्यू से, या इसमें स्टोर वैल्यू को कंपेयर करेगा इसमें स्टोर वैल्यू से। तो ये इसीलिए कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहलाता है, या इसको आप इक्वल टू ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ये दोनों साइड्स को कंपेयर करता है और इसका आंसर आपको या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स में आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है नॉट इक्वल टू वाला साइन। इसके लिए आप एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करेंगे। आपके कीबोर्ड में ये 1 के ऊपर रहता है, तो शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे तो मिल जाएगा। a नॉट इक्वल टू b अगर आप करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू b, a भी 14 है और b भी 14 है, तो a इक्वल टू b है ना कि नॉट इक्वल टू, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आया। तो ये देखे हैं आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनका काम होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना, और इसका
इस ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर आपको या ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा। ये बूलियन डेटा टाइप होता है फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स बूलियन डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनको ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। इनका यूज़ हम शॉर्ट हैंड के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिख रहे हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हम थर्ड वेरिएबल का ना यूज़ करके x प्लस वाई का रिज़ल्ट को वापस से x में ही स्टोर करवा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप यूज़ करते हैं कि आप x की ही वैल्यू को प्लस कर रहे हैं y के साथ और वापस x में ही स्टोर करा रहे हैं, इतना बड़ा लिखने की जगह आप सिंपल ऐसा लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू वाई। यानी कि इसका मतलब ये होगा वो x को पाइथन प्लस करेगा y के साथ और वापस से उसको स्टोर करा देगा x के अंदर। इसी तरीके से आप जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ आप ऐसे ही शॉर्ट हैंड में कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। x माइनस इज इक्वल टू वाई, उसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। x मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज इक्वल टू वाई, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई वाई और असाइन हो गई वैल्यू x में। इसी तरीके से आप सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप असाइनमेंट ये शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं। हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम x में वैल्यू ले लेते हैं। सपोज़ 34 लिया x में और y में हमने वैल्यू ले लिया 90। तो हम x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जब करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ 34 प्लस 90। जब हम x की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ आ गया 124। लेकिन अगर आप इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते थे शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करके, अभी x और वैल्यू दोबारा से असाइन कराना पड़ेगा। आपको लिखना था x इज इक्वल टू एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई। जब आप ऐसा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब भी वही हुआ जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x मॉडुलस इज इक्वल टू वाई, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस वाई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जहाँ पर मेरे को वापस से वैल्यू असाइन करने को यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x पावर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू वाई, यानी x टू द पावर y। ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, एक छोटी सी वैल्यू ले लेती हूँ मैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 ले लेती हूँ, इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे कर देती हूँ x एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इज इक्वल टू y, यानी कि x टू द पावर y और वापस से x में स्टोर हो गई, यानी कि 2 टू द पावर 3 और वापस से उसकी वैल्यू को हमने x में ही स्टोर करा दिया। एक थर्ड वेरिएबल लेने की जगह हमने उसी वैल्यू को स्टोर कर दिया। जब हम नहीं चाहते ये जो x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जब हम उसमें कोई चेंज हो उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तभी हम ऐसा काम करेंगे। अदरवाइज़ हम एक थर्ड वेरिएबल लेके वो वैल्यू को स्टोर कराएंगे। अगर आप चाहते हो कि x की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमेशा वैसी ही रहे, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हो, तो बेटर यू टेक अ थर्ड वेरिएबल एंड देन असाइन द रिजल्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर देख लेते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यू अब चेंज होके 8 हो गई है। हम y की वैल्यू तो 3 ही है, y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। y की वैल्यू जब आप देखेंगे तो 3 है। हमने करा x फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर इज इक्वल टू y, यानी कि x इज इक्वल टू x फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर y। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट हैंड जब आपको यूज़ करना हो तो आप ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम ये 3 ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। इसमें से एंड का आंसर आपको आउटपुट में ट्रू तभी मिलेगा जब
दो कंडीशंस ट्रू हों। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है, दो कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन बना देता है। और इसमें आप एंड का यूज़ कर सकते हैं या और का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये एंड और एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इसलिए इसमें दो कंडीशन लिख सकते हैं आप, लेफ़्ट में और एक राइट में दो कंडीशंस होती हैं, और ये एंड और इन दो कंडीशंस को कंबाइन करता है। और नॉट ऑपरेटर एक ही कंडीशन इसमें चाहिए पड़ती है, क्योंकि ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, इसलिए इसमें केवल एक ही कंडीशन, एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। और ऑपरेटर का आंसर आपको ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू अगर हुआ तो आपको आंसर में ट्रू मिलेगा, आउटपुट में ट्रू मिलेगा। अगर दोनों ही आउटपुट आपके फॉल्स हुए तो आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस में आपको ट्रू मिलेगा। ये कैसे होता है हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ। एक ले लेती हूँ मैं num1 इज इक्वल टू, num1 पे मैं वैल्यू सपोज मैंने 60 डाल दिया। एक num2 ले लेती हूँ, num2 की वैल्यू सपोज 40 है और num3 की वैल्यू सपोज 10 है। ये 3 वेरिएबल ले लिया फ्रेंड्स। अब मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करके कंडीशंस बनाऊंगी। मैं बोल रही हूँ कि num1 अगर ग्रेटर देन num2 है, एंड मैंने अब इन दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। एट द सेम टाइम मैं चाह रही हूँ ये num1 को दोबारा चेक करिए कि क्या ये num1 ग्रेटर देन num3 है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, num1 को कंपेयर कर रही हूँ num2 के साथ, फिर उसके बाद num1 को ही कंपेयर कर रही हूँ num3 के साथ। इसका आंसर मेरे को ट्रू क्यों मिला फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या है लॉजिक। num1 60 है, क्या 60 ग्रेटर देन 40 है, तो 60 इज़ ग्रेटर देन 40, आंसर तो है ट्रू। अब इसका आंसर देखते हैं, क्या 60 ग्रेटर देन 10 है, 60 ग्रेटर देन 10 तो है, 60 ग्रेटर देन 10 है, इसलिए इसका आंसर भी ट्रू है। फ्रेंड्स, जब भी आप ये एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो आपको ट्रू आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों, यानी कि लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों ही ट्रू होगी, तभी आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। ये कैसे होता है, हम इसको एक ट्रुथ टेबल, एक टेबल होती है जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल है। इसमें अगर आपका एक फॉल्स है और दूसरा फॉल्स है तो आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। अगर आपका एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा। और अगर लेफ्ट वाला ट्रू है और राइट वाला फॉल्स है तो आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। यानी कि आपको आंसर में ट्रू केवल तभी मिलेगा जब आपका लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों ही ट्रू होगी, तो ही आपको ट्रू आंसर मिलेगा। अदरवाइज आपको सारे केस में फॉल्स आंसर ही मिलेगा। जब आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसमें लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों ट्रू होना चाहिए। अब और ऑपरेटर में क्या होता है, जब हम और ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल देखते हैं तो आपको ट्रू आंसर, ट्रू का मतलब फ्रेंड्स 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। अगर आपका दोनों ही फॉल्स है तो ही आपको केवल फॉल्स मिलेगा, बाकी सारे केसेस में आपको आंसर ट्रू मिलेगा। यानी कि अगर केवल एक भी आपका आंसर या आउटपुट ट्रू है तो आपको आउटपुट ट्रू ही आएगा। देखिए आप, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ट्रू मिलेगा, और दोनों ही ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा ही मिलेगा। तो ये और एंड की ट्रुथ टेबल है जो आपको समझने के लिए बहुत आसान होगी कि क्यों हमको इस टाइप का रिजल्ट मिल रहा है। अब हम वापस अपने एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर में आपने देखा जब दोनों ट्रू है तो ही आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। ये कैसे होगा हम ये भी करके देख लेते हैं। अगर हमने किया num1 लेस देन num2, num1 है आपका 60 और num2 है 40, क्या 60 लेस देन 40 है तो इसका आंसर तो फॉल्स होता है फ्रेंड्स। यानी कि हमारे को एक आंसर तो फॉल्स मिल गया है, हम दूसरी कंडीशन को ट्रू ही रखते हैं। num3, इसका आंसर हमको फॉल्स मिला। अब हम ये करते हैं कि ये ट्रू रखते हैं और ये वाले को फॉल्स कर देते हैं, तो भी हमारे को आउटपुट फॉल्स मिला। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों को ही फॉल्स कर देते हैं, num1 भी लेस देन num2 है और num1 लेस देन num3 भी है, जबकि 60 सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसका आंसर भी आपको फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि
इसका आउटपुट भी फॉल्स है और इसका आउटपुट भी फॉल्स है। जब दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, जब एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स मिलेगा, जब एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा। यानी एंड में आपको दोनों ही कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया एंड ऑपरेटर का यूज़। अब हम और ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। और ऑपरेटर में आप ये और से कंबाइन करेंगे इन दोनों कंडीशंस को। num1 60 ग्रेटर देन 40, ये तो ट्रू है। 60 ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू है। तो आंसर तो आपको ट्रू मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू कंडीशंस हैं। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, एक को फॉल्स कर देते हैं, एक को फॉल्स करा एक को ट्रू किया तो भी हमको आंसर ट्रू मिलेगा। फिर हमने पहले वाले को ट्रू किया और दूसरे वाले को फॉल्स कर दिया तो भी हमारे को आंसर ट्रू मिलेगा। लेकिन हमने अगर दोनों ही कंडीशन को फॉल्स कर दिया कि num1 num2 से भी छोटा है और num1 num3 से भी छोटा है तो हमारे को फॉल्स मिलेगा। और के केस में फॉल्स केवल तब मिलता है जब दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होती हैं। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया एंड और कैसे वर्क करता है। अब हम नॉट के बारे में बात करते हैं। नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है जिसमें केवल आपको एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत है या एक ही कंडीशन की ज़रूरत है। ये आपके आउटपुट को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किया num1 ग्रेटर देन num2 तो इसका आंसर तो होता है ट्रू। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट num1 ग्रेटर देन num2 तो आपका जो आउटपुट है उसको ये रिवर्स कर दिया। जो आंसर ट्रू था उसकी जगह यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स जहाँ पे आप दो कंडीशन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। In evaluates to true if it find a variable in the specified sequence and false otherwise। यानी कि इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस वाले डेटा टाइप्स हैं, हमारे सीक्वेंस वाले डेटा टाइप कौन कौन से हैं। एक होता है स्ट्रिंग, एक लिस्ट, एक ट्यूपल्स और एक होता है डिक्शनरीज। ठीक है, तो इन सीक्वेंस में जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो उसमें एक मेंबर है तो हमारे को आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स होगा। नॉट इन उसका उल्टा कर देता है। इट इवैल्यूएट टू ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अब हम इसका एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अब फ्रेंड्स मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ नेम नाम का वेरिएबल। नेम इज इक्वल टू मैंने रखा शिवाला और एक ले लेती हूँ सरनेम या फुल नेम इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ शिवाला शर्मा। यानी कि हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या नेम इन फुल नेम कि क्या नेम में जो वैल्यू है वो फुल नेम के अंदर है या नहीं है। तो इसका आंसर ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि शिवाला इज अ पार्ट ऑफ शिवाला शर्मा, इसलिए इसका आंसर ट्रू आया। अगर हम यही चीज नॉट इन यहाँ पे लगा देते तो इसका आंसर हमारे को फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि शिवाला इज अ पार्ट ऑफ शिवाला शर्मा। अब ये तो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ देख लिया। हम एक लिस्ट ले लेते हैं। एल नाम की मैंने एक लिस्ट ले ली, उसमें कुछ नंबर ले लिए मैंने, सपोज 12, 23, 34 और ये मैंने लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब मैं ले रही हूँ कि क्या 45 इन एल, क्या 45 इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट? तो आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि 45 देयर इज नो 45 प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आया। अब इसके अलावा 45 के अलावा अगर मैंने करा 12 इन एल तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 12 इज अ पार्ट ऑफ माई लिस्ट। इसकी लिस्ट की जगह आप ट्यूपल्स भी ले सकते हैं। ट्यूपल्स में आपको केवल राउंड ब्रैकेट हो जाएगा। ये लिस्ट की जगह मैंने टपल्स ले लिया और मैंने यहाँ पे चेक करा कि 12 इन एल और नॉट, तो इसका आंसर ट्रू आया। और अगर मैंने ये 45 चेक किया 45 इन एल तो इसका आंसर फॉल्स, बिकॉज 45 देयर इज नो 45 नाम का एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस ट्यूपल। अब फ्रेंड्स
वही नॉट इन, इसका रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा आंसर आता है। मैंने अगर नॉट इन करा तो इसका आंसर मुझे ट्रू मिलेगा, बिकॉज 45 इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई टपल। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के काम आता है। ये कंपेयर नहीं करता है इफ दे आर इक्वल और नॉट, ये कंपेयर नहीं करता है कि वो इक्वल हैं कि नहीं, बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। यानी कि दो ऑब्जेक्ट जिनकी सेम मेमोरी लोकेशन होगी तो उसका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। और अगर सेम मेमोरी लोकेशन नहीं होगी, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, तो उसका आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मैं 3 वेरिएबल ले लेती हूँ। एक मैंने लिया a इज इक्वल टू 12, एक b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक फ्लोट वैल्यू डाल देती हूँ, सपोज 12.3 रख दिया, और एक c वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पे या तो 12 ही रख लेते हैं हम इसकी वैल्यू। अब फ्रेंड्स, हम अपने इस ऑपरेटर से इनकी आइडेंटिटी चेक करते हैं कि a इज b, क्या a b है? तो इसका आंसर फॉल्स क्यों मिला है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप हैं। डिफरेंट डेटा टाइप हैं मतलब कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ को रेफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को रेफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है इसकी, इसलिए इट इज़ नॉट, a इज़ नॉट b, इसलिए इसका आंसर आया फॉल्स। और अगर हमने इज़ नॉट का यूज़ किया होता इसकी जगह तो इसका आंसर आता ट्रू, इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये रिवर्स कर देगा। अब इसके अलावा अगर मैंने करा a इज c, तो इसका आंसर हमारे को ट्रू क्यों मिलेगा? क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं विद सेम डेटा टाइप, सेम मेमोरी लोकेशन, दैट इज व्हाई द आंसर इज ट्रू। अगर हमने इसकी जगह इज नॉट का यूज किया तो इसका आंसर हमारे को रिवर्स में मिल जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट इन, और हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा इज नॉट। इसके अलावा आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमने अभी तक देखा है पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका आउटपुट हमारे को वैल्यूज़ मिली थी। जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया तो भी हमारे को वैल्यूज़, उसका जो आंसर मिला था वो कोई वैल्यू थी। जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया था तो हमारे को आउटपुट में या ट्रू मिलता था या फॉल्स मिलता था। जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करे थे तो भी हमारे को आउटपुट में ट्रू या फॉल्स मिलता था। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट इन में भी हमारे को आउटपुट में ट्रू या फॉल्स मिलता था। और आइडेंटिटी ऑपरेटर का भी जब हमने यूज़ करा तो हमारे को आउटपुट या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching this video.